बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है कि जावा के अंदर जेनरिक कलेक्शंस क्या होती हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और होपफुली कि इस लेक्चर के बाद आपको नेक्स्ट जावा की काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जानी हैं। तो आज के लेक्चर के हमारे जो गोल हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कलेक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी है। कलेक्शन का एक ओवरव्यू लेंगे कि कलेक्शन होती क्या है, और फिर उसके बाद जावा का एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसके बारे में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, उसकी हिरार्की क्या है, उसके अंदर फिर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं और एल्गोरिदम्स हैं, इनको वन बाय वन देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली इस लेक्चर के अंदर हम एक छोटी सी असाइनमेंट भी जो है ना वो करेंगे। तो बात करते हैं कि कलेक्शन की ज़रूरत क्या आती है। आप एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो उस प्रोग्राम में आपने कुछ डाटा स्टोर करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप कुछ वेरिएबल्स बना लें और डाटा को उसके अंदर स्टोर कर लें। लेट्स सी कि डाटा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स का डाटा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपकी नेक्स्ट चॉइस ये होगी कि अगर फ़र्ज़ किया कि 1000 डिफरेंट टाइप्स का डाटा आ रहा है, या आप एक ट्विटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें जितने भी लोग एक टाइम पे जो है ना किसी टॉपिक के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, आप उन सबको ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा है। तो आप क्या करेंगे जी, आपके लिए मे भी एक ऑप्शन हो कि हम एरे को शायद यूज़ कर लें उसको स्टोर करने के लिए डाटा को। लेकिन एरेज की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, या आपकी शायद वो अप्रोप्रिएट डाटा आप टाइप नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकें। सबसे पहला ये कि एरे के अंदर आप सिमिलर टाइप का डाटा स्टोर करते हैं, मतलब उसमें होमोजीनियस डाटा होगा, या आप स्ट्रिंग टाइप का कर सकेंगे या इंटीजर टाइप का, या जो भी आप एक कस्टम डाटा टाइप का डाटा उसमें स्टोर करना चाहें, सेम उसी टाइप का डाटा सारा उसमें स्टोर करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि भी एरे का साइज़ आपको पहले से डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमारी जो एरे है उसका साइज़ क्या है। मैक्सिमम लेट सपोज आप कहते हैं 1000 है, और क्या पता एक टाइम पे उस 1000 में से 300 वेरिएबल्स उसके यूज़ हो रहे हो, या 300 लोकेशंस यूज़ हो रही हैं, 700 फ्री पड़ी हुई हैं, और मे बी किसी टाइम पे आपको 2000 चाहिए हो, तो आपके पास तो 1000 थे, तो आपका प्रोग्राम दोबारा क्रैश हो जाएगा। ये दो तो चले, एक हो गई। मे बी आप इसके ऊपर होमोजीनियस वाले इशू के ऊपर भी किसी तरह काबू कर लें, कोई टेक्निक लगा के। एरे का साइज़ भी शायद आपके लिए इशू ना हो, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो आप शायद एक बहुत बड़े साइज़ की एरे बना लें। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि एरे के ऊपर आपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि एरे के अंदर मौजूद डाटा को सर्च करना है कि इसमें ये चीज़ मौजूद है या नहीं, उसे सॉर्ट करना है किसी ऑर्डर में, उसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है, कोई पहले से मौजूद चीज़ डिलीट करनी है। तो इन सारे कामों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स बनाने पड़ेंगे। आपको पता है सर्चिंग के लिए एक मेथड आप बनाएंगे, एक सॉर्टिंग के लिए बनाएंगे, एक इंसर्शन के लिए, एक डिलीशन के लिए। तो ये एक काम है कि ये आपको एक बड़ा हेडेक है आपके लिए कि आप हर दफ़ा जब भी एरे बनाएं तो उसके लिए आपको ये इस टाइप के मेथड्स भी कुछ बनाने पड़ें। तो जो लिमिटेशंस थी एरे की, इनके ऊपर काबू करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए जावा ने आपको एक कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, जो JDK 1.2 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद मुसलसल अभी तक आ रहा है और इसमें अनाउंसमेंट ही चलती आ रही है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कलेक्शन क्या है। जिस तरह आप नॉर्मली कहते हैं मेरे पास मूवीज़ की कलेक्शन है, मेरे पास सॉन्ग्स की कलेक्शन है, तो कलेक्शन ये है कि आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आप इकट्ठे कर देते हैं और कहते हैं कुछ एक यूनिट के तौर पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह आपके पास इंडिविजुअल मूवीज़ थी, आपने उनको इकट्ठी कर दी और एक यूनिट बन गया कि मेरे पास मूवीज़ की कलेक्शन है। और कलेक्शन फिर कोई फिक्स साइज़ की नहीं होती, जो भी नई मूवी आएगी वो आपकी कलेक्शन में ऐड होती जाएगी, तो वो एक बढ़ती जाएगी। अच्छा, कलेक्शन के अंदर लाजमी नहीं है कि आपके सारा डाटा एक टाइप का हो। कलेक्शन के अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप का डाटा हो सकता है। कि मतलब आप मूवीज़ इकट्ठी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ इस चीज़ पे बाउंडेड नहीं है कि आपने सिर्फ मूवीज़ ही करनी है, मे बी कोई आप उसके अंदर सीरियल्स भी रख लें। तो ये इसमें आप डिफरेंट टाइप का डाटा रख सकते हैं। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं जो स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर्स कुछ मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारे हैं, और हर हर एक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी का भी डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
जिस तरह एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, एरे लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है, आपके मैप्स एक डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे काम कर रहे हैं, स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है, क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर हैं। तो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लासेज हैं वो ये सारे स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। अभी हम देखेंगे आगे चल के कि कौन कौन से ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है और कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड हैं। जावा आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, क्लासेस और एल्गोरिदम्स। ये जो तीसरी चीज़ है एल्गोरिदम, जो ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा था कि जिनके थ्रू आप एक बहुत बड़ी कलेक्शन को एक सिंगल यूनिट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हैं। तो जब तक कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था तो उससे पहले लोग क्या करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए, उसके पहले उनके पास थ्री ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के क्या तरीके थे, या वो एरेस के थ्रू नहीं करते थे या वो वेक्टर्स के थ्रू। वेक्टर्स बेसिकली डायनेमिक टाइप की एरेज होती हैं, या फिर हैश टेबल के थ्रू डाटा को स्टोर करते थे। ये तीन कॉमन टेक्निक्स थी जिनके थ्रू इसको स्टोर करते थे। लेकिन इसका लॉस क्या था, एरेज का अपना तरीक़ेकार है इम्प्लीमेंटेशन का, एरेज के अंदर डाटा स्टोर करने का अपना एक मैकेनिज्म है, एरेज के ऑपरेशन अगर उस पर आपने सर्चिंग सॉर्टिंग करनी है उसका एक अपना तरीक़ेकार है, वेक्टर्स का इसी तरह अपना सेटअप है सारा, हैश टेबल्स का अपना है। मतलब इनके दरमियान कोई कॉमन इंटरफेस नहीं था, कुछ भी इनके दरमियान कॉमन नहीं था। तो जो प्रोग्रामर्स थे उनके लिए एक बड़ा इशू था कि आपने एल्गोरिदम लिखने इन तीनों चीज़ों के लिए तो आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे, और फिर ये कंपेटेबिलिटी के भी बहुत सारे इश्यूज थे कि आप एक बंदे ने प्रोग्राम लिख दिया, उसने एरेस को यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन कर लिए, एक ने वेक्टर्स को यूज़ करके कर ली, तो अगर उसको आप इकट्ठा करेंगे जैसे तो उसमें कंपेटेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो JDK 1.2 में जो है ना जावा का एक कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर कुछ सेट ऑफ कॉमन टूल्स आपको दे दिए गए या इंटरफेसेस कि जिनके थ्रू आप ये जो ऊपर हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है इस पर ओवरकम कर सकते थे। इसने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क ने आपको एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर दिया है कि आप कैसे जो है ना ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ये जितने भी ऑपरेशन थे इनको उसने कॉमन कर दिया है कि आप सर्चिंग का ऑपरेशन लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको खुद से ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। सर्चिंग के कुछ एल्गोरिदम्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, आपकी मर्जी है उनमें से कौन सा सर्चिंग का एल्गोरिदम कॉल करके आप एरे लिस्ट पे लगा लें, एरेस पे लगा लें, लिस्ट पे लगा लें, क्यूज़ पे लगा लें, जिस पे आप लगाना चाहते हैं आप लगा लें, जिस भी डाटा स्ट्रक्चर पे। इसी तरह सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स उन्होंने इंप्लीमेंट किए हुए हैं, आप अपनी मर्जी के एल्गोरिदम्स भी वैसे ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन वगैरह वगैरह ये सारा। तो देखते हैं ज़रा जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर होता क्या है। इसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ें, इंटरफेसेस हैं और उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करके कुछ क्लासेज हैं, और फिर कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं जो एज अ स्टैटिक मेथड्स उनमें काम कर रहे हैं और आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली तीन चीज़ें हैं। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि इंटरफेसेस में बेसिकली कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं और इसका हायरार्की क्या है, कौन सी क्लासें किन किन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं और कौन से एल्गोरिदम्स कैसे कॉल होते हैं। ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक हायरार्की है कि इसमें सबसे टॉप पे आइटरेबल एक इंटरफेस है। इसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है आइटरेटर के नाम से, और इसको एक्सटेंड करके एक कलेक्शन का इंटरफेस बना है। अब आइटरेबल के अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। क्यों? कलेक्शन बेसिकली ये कॉमन मेथड्स हैं जो हर तरह की कलेक्शन में यूज़ होते हैं। जैसे कि आपकी चाहते हैं कि कलेक्शन में आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकें तो ऐड का एक फंक्शन होगा, रिमूव कर सकें तो रिमूव का एक फंक्शन होगा, आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड ऑल का होगा, इकट्ठे रिमूव करना चाह रहे हैं रिमूव ऑल का होगा। आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या कि जो मेथड है जैसे कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है ना कलेक्शन में मौजूद है या नहीं, तो कंटेन्स का कोई मेथड होगा। दो कलेक्शंस को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो इसी तरह इक्वल्स का मेथड होगा। मतलब जो कॉमन मेथड्स हैं जो तमाम कलेक्शंस के लिए हैं वो सारे के सारे इस कलेक्शन वाले इंटरफेस के अंदर आपने डिफाइन किए हुए हैं। और आपको पता है कि इंटरफेस में जो भी मेथड्स आप बनाते हैं उसको जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन तमाम मेथड्स की कंक्रीट डेफिनेशन प्रोवाइड करे। अब उसके बाद कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं जो लिस्ट से रिलेटेड हैं, कुछ हैं जो सिर्फ सेट से रिलेटेड हैं, कुछ हैं जो सिर्फ क्यू से रिलेटेड हैं। और
मतलब कि लिस्ट के अंदर कलेक्शन वाले तो सारे मेथड्स हैं और प्लस कुछ एडिशनल मेथड्स हैं जो सिर्फ लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू के अंदर सारे कलेक्शन के मेथड्स हैं प्लस कुछ एडिशनल मेथड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्यू की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिमिलरली ऐसे ही बाकी सारी जो है ना कहानी चलती है। अब ये सारी कंक्रीट क्लासेस हैं जिनके आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इनको यूज़ भी करते हैं, जिसमें एरे लिस्ट सबसे ज़्यादा हमने अभी तक यूज़ की है। ये एरे लिस्ट बेसिकली लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो इसके अंदर इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ गिवन है, इन्होंने सारी इसके जितने भी मेथड्स थे वो प्रोवाइड किए हुए हैं कि लिस्ट एरे लिस्ट के अंदर आपने कोई अगर ऐड करना है ऑब्जेक्ट तो कैसे करेंगे, रिमूव करना है कैसे करेंगे, और इसका जो डाटा स्ट्रक्चर है वो सारा बताया हुआ है। इसी तरह हम क्यू की बात कर लें तो इसे एक्सटेंड करके प्रायोरिटी क्यू बनी हुई है। फिर एक डबल एंडेड क्यू जो है ना एक और इंटरफेस है जो क्यू का एक्सटेंड करके बना है, और उसके अंदर फिर एरे की एक डबल एंडेड बनी हुई है क्यू। तो इस तरह से ये डिफरेंट कलेक्शन के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की है कि इसमें होता क्या है कि आपके पास डिफरेंट क्लासेज हैं, डिफरेंट इंटरफेसेज हैं, उसके बाद कुछ कंक्रीट क्लासेज हैं, और फिर आपके पास एक तीसरी चीज़ आ जाती है, वो है कि एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं और वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेड हैं। ये एक इंटरफेसेस जो है उसका एक ओवरव्यू है। बेसिकली जो इंटरफेसेस हैं उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एक वो जो कलेक्शन के इंटरफेसेस हैं और एक वो जो मैप्स के इंटरफेसेस हैं। ये दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों कलेक्शन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। कलेक्शन के इंटरफेस को एक्सटेंड इनहेरिट करके या एक्सटेंड करके सेट, लिस्ट, क्यू और डी क्यू ये चार इंटरफेसेस हैं, और मैप के इंटरफेस को एक्सटेंड करके सॉर्टेड मैप है। कलेक्शन की जो पेरेंट इंटरफेस है वो अल्टेरेबल है, मैप के अंदर वो नहीं है। अच्छा, अभी हम वन बाई वन इनको देखते हैं कि अल्टेरेबल का मैंने आपको बताया है कि ये कलेक्शन की पेरेंट क्लास पेरेंट इंटरफेस है कलेक्शन का, और इसके अंदर आपका सिर्फ एक ही मेथड है अल्टेरेबल, और ये आपका जेनेरिक मेथड है। ये देख लें, आपको टाइप पैरामीटर यहाँ पे यूज हुआ है, ये एक जेनेरिक मेथड है। ये किसी भी टाइप की जो भी हम इसको डाटा देंगे उसके ऊपर ये अल्टेर कर सकता है, मतलब अल्टरेट कर सकता है। जैसे कि फॉर ईच लूप होता है, ये वैसे ही ये अल्टरेटर जो है इसका काम वही है। और ये अल्टरेट करने के बाद आपको जिस टाइप का भी डाटा था जिसमें ये अल्टरेट कर रहे हैं उसी टाइप का रिटर्न कर रहा होता है, उसी टाइप के एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा होता है। कलेक्शन इंटरफेस, ये जो मोस्टली आपकी जितनी भी कलेक्शन हैं उनका रूट इंटरफेस है, कलेक्शन इंटरफेस है। इसके अंदर वो तमाम मेथड्स हैं जो एक सारी की सारी कलेक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। जैसे कि ऐड है, ऐड ऑल है, क्लियर का एक मेथड है, और इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। आप जिस टाइम पे इसको डिटेल से जावा डॉक्स के अंदर देखेंगे आपको तब वहाँ पे जाके इसके नज़र आ जाएंगे। ये बेसिकली फाउंडेशन इंटरफेस है जो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क जिसके ऊपर बेस करता है। ये अल्टेरेबल को एक्सटेंड करता है, और अल्टेरेबल का मैंने आपको बताया ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह फॉर ईच लूप जो है ना वो काम कर रहा होता है। सारी की सारी कलेक्शन जितनी भी हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। जितनी भी क्लासेज हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं सिवाय मैप क्लास की, क्योंकि मैप क्लास जो है ना वो मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। लिस्ट इंटरफेस अब लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ के साथ है, इसमें कलेक्शन के इंटरफेस की सारी मेथड्स भी अवेलेबल हैं, प्लस लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि लिस्ट के अंदर जितनी भी आप कलेक्शन ऐड करेंगे उनका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन आपको अलाउ होती है। लिस्ट के अंदर आपकी वेरी जो भी लिस्ट होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी, और वैसे वैसे जैसे जैसे आप उसमें एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे उसकी वो उस पोजीशन तक वो पहुंच जाएगी। लिस्ट के अंदर कुछ मजीद फंक्शन कौन से हैं कि लिस्ट में आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, लिस्ट के अंदर से कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लिस्ट के अंदर आप करेंगे। और कुछ यूज़फुल क्लासें जो कॉमन क्लासें हैं जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो कौन सी हैं? एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, वेक्टर है, और कॉपी एंड राइट एरे लिस्ट है। मतलब ये मैंने कुछ क्लासों के नाम लिखे हैं, ये भी आप जावा डॉक के अंदर जिस टाइम पे लिस्ट इंटरफेस को खोलेंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्ट सब इम्प्लीमेंटेशन किन किन क्लासों ने जावा के उसमें की हुई है। आप इस इंटरफेस को अपने प्रोग्राम के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने किसी क्लास के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। सेट इंटरफेस जो है इसके सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी कि जो भी एलिमेंट सेट के अंदर होंगे वो सॉर्टेड होंगे, डुप्लीकेशन आपको अलाउ नहीं होगी। इसके अंदर ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि एलिमेंट जो है ना उनका कोई प्रिडिक्टेबल ऑर्डर है, मे बी जिस भी ऑर्डर में वो आएंगे वो उनको चूँकि साथ साथ सॉर्ट कर रहा होता है, इस वजह से इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। हाँ, कुछ सेट ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपकी नेचुरल ऑर्डरिंग और गारंटी जो है होती है कि भाई ये जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर के अंदर इसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। और कुछ यूज़फुल क्लासें जो
इस सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं वो कौन सी हैं? कॉन्क्रीट स्किप लिस्ट सेट है, कॉपी ऑन राइट एरे सेट है, इनम सेट है, हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है और ट्री सेट है, और भी बहुत सारे हैं। इसको भी आप जावा डॉक में देख सकते हैं। मैप इंटरफेस जो है ना, मैप क्या होता है, इसमें की वैल्यू के पेयर्स होते हैं कि आपकी हर एक की के लिए आप एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख देते हैं। इसमें क्यूज़ जो है ना, कीज़ इम्यूटेबल होती हैं, मतलब आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। और मैप के अंदर क्या है कि डुप्लीकेट कीज़ नहीं होती, यूनिक कीज़ होती हैं, और हर एक कीज़ जो है ना वो उसकी मैक्सिमम वो एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ऐसे नहीं होता एक ही के अगेंस्ट आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ आप रिप्रेजेंट करें। जो मैप इंटरफेस है इसके अंदर 3 तरह के कलेक्शन की व्यूज़ हैं, इस वजह से इसको कलेक्शन के अंदर कंसिडर किया जाता है कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में इसको ऐड किया गया है। वो कैसे है कि आप जो जितनी भी कीज़ हैं उसका एक सेट के तौर पे देख लें। सेट का आपको पता है इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। अच्छा, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उन्हें कलेक्शन के तौर पे देख लें, या फिर जितनी भी की वैल्यू की मैपिंग है आप उसका एक सेट जो है ना वो देख लें। तो ये मैप इंटरफेस के अंदर ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं। और इस मैप इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन ट्री मैप क्लास करती है। अच्छा जी, और इसमें क्लास के अंदर जो है ना कोई ऑर्डर नहीं होता, लेकिन कुछ ऑर्डर के लिए ऑर्डर भी प्रिजर्व करती हैं, जैसे कि हैश मैप क्लास जो है ये ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करती, लेकिन ट्री मैप जो है ना वो ऑर्डर को प्रिजर्व करती है। और उसके अलावा इसकी जो मज़ीद यूज़फुल क्लासेस हैं वो कॉन्करेंट हैश मैप है, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप है, इनम मैप है, हैश मैप, हैश टेबल, ये और भी बहुत सारी हैं। मतलब ये आप मैप इंटरफेस को जब डिटेल से देखेंगे तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब आ जाता है क्यू इंटरफेस, वो क्या होता है? क्यू बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करती है कि इसमें जो एलिमेंट जिस तरतीब से आता है उसी तरतीब से रहता है। और इट कैन बी डिफाइन एज एन ऑर्डर लिस्ट, आप इसे कह सकते हैं कि इसमें ऑर्डर चूँकि प्रिजर्व होता है, और इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आया था वो सबसे पहले प्रोसेस होगा। तो ये इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसको इंटरफेस को जिसने इम्प्लीमेंट एक्सटेंड किया है या इम्प्लीमेंट किया है उनमें प्रायोरिटी क्यू है, डी क्यू ये भी एक इंटरफेस है, एरे क्यू है। एरे क्यू जो है ना क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो इस तरह से ये कुछ क्यू के बारे में चीज़ें हैं कि क्यू बेसिकली क्या है। डी क्यू बेसिकली डबल एंडेड क्यू होती है, और ये क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड करके बनाई जाती है। और इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसके दोनों एंड्स के ऊपर रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, और ऐड भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप दोनों साइड्स पे जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन के जो भी हैं दोनों साइड्स के ऊपर। अब कुछ जावा की क्लासेस हैं, कलेक्शन क्लासेस हैं, जो इन तमाम जो ऊपर हमने इंटरफेसेस की बात की है इनको इम्प्लीमेंट करके उनकी कंक्रीट क्लासेस बनी हुई हैं, जिनको आप लोग यूज़ भी करते हैं डिफरेंट कामों के लिए। जैसे कि हमने इससे पहले यूज़ की है एरे लिस्ट, यूज़ की है लिंक लिस्ट, यूज़ की है। बाकी शायद क्लासें हमने यूज़ नहीं की, लेकिन ये भी वैसे की वैसी ही हैं। ये भी सारे हर एक क्लास अपने अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके अंदर जितने भी मेथड्स थे उन सारों की कंक्रीट डेफिनेशन प्रोवाइड करती है। और कलेक्शन क्लास जो उनकी पेरेंट क्लास थी उसके अंदर जो मेथड्स थे उनकी भी कंक्रीट डेफिनेशन प्रोवाइड करती है, और आइटरेटर वगैरह की भी। तो ये सारी वो क्लासेस हैं जो कलेक्शन फ्रेमवर्क में इंक्लूड हैं। ये मैंने कुछ के नाम लिखे हुए हैं, इसके अंदर और बहुत सारी हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। अब एल्गोरिदम्स हैं कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंटेड हैं। तो कलेक्शन क्लासेस के अंदर ये स्टैटिक मेथड्स की फॉर्म में ये सारे एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड हैं। और पॉपुलर एल्गोरिदम कौन से हैं, जैसे कि सॉर्टिंग है, शफलिंग है, रूटीन डाटा मैनिपुलेशन है, सर्चिंग है, कंपोजिशन है, फाइंडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज़ है। ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल हैं, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खुद से जो है ना इन एल्गोरिदम्स को लिखना शुरू करें या इनको यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें थी कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ना आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए समझने के लिए एक असाइनमेंट बनाई है। उसमें यह है कि आपको ये डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका भी हमने नाम लिए थे, हैश सेट है, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, हैश मैप, ट्री मैप, प्रायोरिटी क्यू और कलेक्शन। ये तकरीबन कुछ 7 के करीब डाटा सेट्स बन रहे हैं आपके पास, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब आपने देखना है कि आपका रोल नंबर जो है ना वो किस ग्रुप के अंदर आ रहा है। अगर 0 ग्रुप के अंदर आपका रोल नंबर आ रहा है तो आपने ये वाला हैश सेट जो है ना इसका जावा कोड लिखना है
जावा कोड लिखने से ये मुराद नहीं है कि आपने पहले ये स्टडी करना है कि ये कैसे है, आपने सिर्फ हैश सेट की डॉक्यूमेंटेशन उठानी है जावा डॉक से, और उसको अपने उसमें जो जो मेथड्स लिखे हुए हैं जैसे जैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है अपने पास आईडीई के अंदर, ताकि आपको पता चले कि हैश सेट बेसिकली जो इतनी बड़ी क्लास है वो जावा डेवलपर्स ने कैसे बनाई हुई है, इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, और आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। जो ग्रुप वन वाले लोग होंगे वो एरे लिस्ट क्लास जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कि जैसे कि पब्लिक क्लास एरे लिस्ट होगी, इम्प्लीमेंट कर रही होगी लिस्ट को, और उसके लिए आपको ये भी पता है कि लिस्ट जो है ना फर्दर एक्सटेंड कर रही होगी कलेक्शन को, और कलेक्शन जो है ना एक्सटेंड कर रही है अल्टेरेबल को। तो आपने उसकी जावा डॉक के अंदर से देखना है कि भाई एरे लिस्ट आप कैसे बना रहे हैं, और एरे लिस्ट के अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं जो आप उसमें लिख रहे हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने करनी है। सेम हर एक बंदे के अपने अपने ग्रुप से रिलेटेड ये काम करेगा। और उसके बाद एल्गोरिदम्स हैं, ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं बड़े कॉमनली यूज़ होते हैं। स्लाइड नंबर 17 के ऊपर जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें आपने देखना है कि आप किस ग्रुप में हैं, जिस ग्रुप के अंदर आप फॉलो कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एल्गोरिदम है वो भी जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको डॉक्यूमेंटेशन देख के ये नहीं देखना है कि भाई ये एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड कैसे हैं और इसको अपनी आईडीई के अंदर उसका कोड लिखना है। वैसे ज़रूरत नहीं है कोड लिखने की भी, क्योंकि ये ऑलरेडी सारा कुछ इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन मैं इस वजह से आपको ये टास्क दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये एल्गोरिदम्स आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कल को जिस टाइम पे आप अपने एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होंगे तो आप उस टाइम पे फेमिलियर होंगे कि आपने कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है।